नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नशे के सौदागरों सावधान। अगर आपने घाटी के युवाओं की रगों में जहर घुला तो आपके आशियानों की खैर नहीं। जम्मू के राजीव नगर में प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। ये सिर्फ एक घर का गिरना नहीं है, बल्कि उस साम्राज्य का अंत है जो युवाओं की अर्थियों पर खड़ा किया गया था। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है। लोगों के लिए चेतावनी है जो सोचते थे कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे। जम्मू का राजीव नगर इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। भारी पुलिस फोर्स, डॉग स्क्वाड और सीआरटी की टीमें। मकसद सिर्फ एक नशे के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। तस्वीरें गवाह है कैसे नशा बेचकर खड़ी की गई अवैध इमारतों को मिट्टी में मिलाया गया। ये वो घर है जिनकी बुनियाद युवाओं की बर्बादी और परिवार के आंसुओं पर रखी गई थी। आज उस पाप का हिसाब हुआ। लेकिन वहीं आज श्रीनगर के कई सारे इलाकों से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान और उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के जवान जो है उन्होंने गाड़ियों की फ्रिसिंग की, लोगों के बैग्स जो है वो चेक किए। ऐसी तस्वीरें जो है हमें आतंक को रोकने के लिए, आतंक में शिकंजा कसने के लिए जो है वो नजर आती थी। लेकिन आज जो है वही तस्वीरें जो है ड्रग माफिया पे शिकंजा कसने के लिए वो नजर आए। प्रशासन की हिट लिस्ट में इस बार 2 महिला ड्रग तस्कर थी, भालो और मोनिका। इन्होंने अपने काले कारोबार से न सिर्फ संपत्ति बनाई बल्कि सैकड़ों युवाओं को नशे की गर्त में धकेल दिया। आज इनके 3 ठिकानों पर बुलडोजर और हथौड़े का प्रहार हुआ। गली इतनी सक्रिय थी कि बुलडोजर को रास्ता बनाना पड़ा, लेकिन इरादे साफ। अगर मशीन नहीं पहुंची तो प्रशासन के हाथ में हथौड़ा था। संदेश सीधा है, अपराध से बनाई गई संपत्ति को प्रशासन किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। आज ये जो अभियान हमने चलाया, ये जो हमारा 100 डेज का नशा मुक्त अभियान चल रहा है, उसी के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देशों के तहत आज हमने ये अभियान यहाँ पे राजीव नगर में चलाया है। 3 स्ट्रक्चर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये लोग ड्रग पेडलर्स हैं और जो एब्सकॉन्डिंग हैं काफ़ी देर से, और इन्होंने काफ़ी लोगों को, काफ़ी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको यहाँ ख़राब किया है। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आज हम डेमोलिश कर रहे हैं, जो इन्होंने इलीगल तरीके से बनाए थे, अनऑथराइज मनी से बनाए थे, जो इन्होंने इकट्ठी की थी। तो ये एक मैसेज है कि अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज़ करते हैं, इलीगल करते हैं, तो उसका किसी ना किसी दिन अंत जो है वो ज़रूर होगा। हमें मेरी सारे बच्चों से, सभी स्थानीय लोगों से यही एक मैसेज है कि आप नशे से दूर रखें, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, ताकि हम इस अभियान को एक सक्सेसफुली जो है वो कल्मिनेट कर सकें। ये 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान का हिस्सा है। कार्रवाई सिर्फ ढांचों को गिराने तक सीमित नहीं रही। इलाके को सील कर एक संदिग्ध ठिकाने की तलाशी ली गई। डॉग स्क्वाड की मदद से जमीन के नीचे छिपे सफेद जहर को तलाशा जा रहा है। जम्मू पुलिस अब डिफेंसिव नहीं बल्कि सीधे अटैक के मोड में है। 100 दिनों का ये काउंटडाउन नशे के सौदागरों की उल्टी गिनती बन चुका है। राजीव नगर में हुई ये कार्रवाई एक ट्रेलर है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम यही होगा। आज घर गिरे हैं, कल सलाखें और सख्त होंगी। ड्रग माफिया के खिलाफ जम्मू का ये महाप्रहार जारी रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभियान नशे के खिलाफ तेज कर दिया गया है और यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्त किया जाए। क्योंकि देखिए, नार्को टेररिज्म एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है जहाँ पे नशे से कमाए हुए पैसे से कहीं ना कहीं आतंकवाद को भी हवा मिलती है, और इसको खत्म करने के लिए, आतंकवाद को चोट पहुंचाने के लिए नशे को खत्म करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। दिल्ली में सूरज की तपिश के साथ ही पानी की जंग शुरू हो गई है। जब पारा 45 डिग्री के पार जाता है तो दिल्ली के कई इलाकों में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचता है। लेकिन इस बार शालीमार बाग के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। दिल्ली की तपती गर्मी और पानी की बढ़ती किल्लत। हर साल गर्मियों में राजधानी के कई इलाकों में यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। कई पाइपलाइनों में प्रेशर कम है तो कहीं लोग घंटों टैंकर्स का इंतजार करने को मजबूर हैं। लेकिन शालीमार बाग की गलियों में अब नजारा बदल रहा है। हमने दिल्ली में एक नया प्रयोग करते हुए ये वाटर एटीएम का कंसेप्ट शुरू किया है, जो एक बड़ा आरओ प्लांट है जिसकी कैपेसिटी जो है
वो हर घंटे में 2000 लीटर पानी को ट्रीट करके देने की क्षमता रखती है। इस तरह का एक वाटर एटीएम कार्ड हम लोगों को, हर झुग्गी परिवार को दे रहे हैं। उस वाटर एटीएम के माध्यम से वो कार्ड इसमें लगा करके 20 लीटर पानी रोजाना अपने घर लेके जा सकते हैं, जो कि मीठा है, शुद्ध है। दिल्ली सरकार ने पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए वाटर एटीएम का मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्या लगता है कि जो गर्मी में कंडीशन होती थी, दिक्कतें आती थी, आप पानी नहीं मिल पाता था, उससे इससे बहुत बेहतर हो जाएगा? हाँ, बहुत बेहतर होगा जी। प्रत्येक परिवार को जो 20 लीटर मिलेगा, राहत बहुत है। हाँ, पीने का पानी, स्वच्छ पानी मिलेगा। कि पहले जो पानी पीते थे वो खांसी, दमा, जुकाम होता रहता था, हो सकता है इससे नहीं हो। भैया क्या लग रहा है, राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए और भी हैं, आप भी यहीं रहते हैं, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को राहत नजर आ रही है? हाँ जी, राहत नजर। जो किल्लत थी गर्मी में, लगातार अगर देखा जाए तो कई ऐसे इलाके थे जहां पर टैंकर सप्लाई भी नहीं हो पाता था, बाधित होता था, दिक्कतें आती थी, पानी नहीं मिल पाता था। इस मशीन से एक विकल्प आ गया। हाँ जी, इस मशीन को आने से बहुत सुविधा हो गया, हम सबको मिल गया है कि अब गर्मी में बढ़िया आप पानी मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक का मेल है। सरकार के मुताबिक ये वाटर एटीएम 5 स्टेज आरओ सिस्टम से लैस है। इसकी क्षमता हर घंटे करीब 2000 लीटर शुद्ध पानी देने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी ऑपरेटर की मोहताजी नहीं, बल्कि आपके पास होगा एक स्मार्ट कार्ड। कितना एक कार्ड डालने पे 20 लीटर पानी मिलेगा? एक कार्ड डालने पे प्रतिदिन 20 लीटर पानी मिलेगा। तो थोड़ा सा दिखाइए हमें कैसे मिलेगा। देखिए, मैं इनके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये एटीएम कार्ड है, ऐसे इसमें जो है देखिए डाला गया और ये देखिए नीचे देखिए सर्विस माध्यम दिखाऊंगा। पानी ऑटोमेटिक शुरू हुआ। ऊपर एक क्या चल रहा है दिखा रहे हैं? ये लीटर आपका शुरू हो गया है। हाँ। और 20 लीटर पर होते ही बंद हो जाएगा। ये आप देखिए लीटर का डेमो भी इनमें साफ तौर पर आ रहा है। आप देखिए अभी तक इस बाल्टी में 4 लीटर पानी हो गया, 5 लीटर होने वाला है। अच्छा, तो आपका ये पानी यहीं पर रिजर्व हो गया है कार्ड के अंदर। जैसे अच्छा, मतलब अगर जितना हो सकता है 1 लीटर तो आप ले लो, बाकी 19 लीटर आपका बचा रहेगा, रिजर्व पड़ा रहेगा आपका। ये सुविधा है, ये सुविधा है इसके अंदर। आप दोबारा इस कार्ड को लगाएंगे तो फिर आपको दोबारा पानी मिलेगा। अच्छा, 5 है, इनको 20 अभी मिल जाएगा? तो हाँ, 20 अभी मिल जाएगा। ये मतलब आप कहते हैं कि 100 रुपये की जरूरत हो तो 100 रुपये निकाल लो, 10 रुपये की जरूरत है 10 रुपये। तो इसमें भी वही है कि अगर 1 लीटर की जरूरत है तो 1 लीटर ले लो। हाँ, बस ये वही चीज़ है। ये वही चीज़ है। पानी एकदम क्लीन है, बिल्कुल आरओ वाला है। आरओ वाटर है। आप एक कार्ड पे 20 लीटर का कैपेसिटी है। एक कार्ड पे 20 लीटर प्रतिदिन मिलेगा एक परिवार को। एक परिवार को। सुविधा तो बड़ी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ चुनौतियां भी हैं। जहां एक तरफ तकनीक की तारीफ हो रही है, तो वहीं कुछ लोग इसके सोर्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मशीन लगने से करीब 2000 लोगों को फायदा होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन एक छोटी सी कमी है। यहाँ जो बोर किया गया था, अभी मशीन को उससे ना जोड़कर सीधी सप्लाई से जोड़ा गया है। अगर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता तो सप्लाई वाले पानी पर दबाव कम पड़ता। चाचा, क्या लगता है इससे कितनी राहत मिल जाएगी? अब लोगों को राहत तो मिलेगी ना सर, कितनी दिक्कत होती पानी की, मिलेगी राहत, क्यों नहीं मिलेगी? तो ये अगर कहा जाए जो अभियान है इस तरह की एटीएम मशीन, कहीं न कहीं लोगों को बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जाए। देखो, ये लोगों को सुख सुविधा मिलेगी तो अपने वो डिमांड करेंगे एरिया के हिसाब से, तो हिसाब से आगे अच्छा ही लगेगा लोगों को, कोई दिक्कत होना आएगी। बिल्कुल। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। मिल गया कार्ड? नहीं, कार्ड नहीं मिला, ऐसे बोला है कि मिल जाएगा बाद में। अब कितना दिन लगे, टाइम लगे, 10 दिन, 15 दिन, महीना, ये है। बस थोड़ा यही है, हमें जो इसका जो बोर का पानी है, टोटी का ही पानी मिल रहा है बंदों को, बोर का नहीं है ये। तो अभी कार्ड नहीं बना है? नहीं, क्या अभी लगता है नहीं। इससे राहत मिलेगी? पता नहीं है, पानी बोल रहे थे पीने के लिए तो डालो। राहत मिलेगी आप लोगों को इससे? अब मिल जाएगा? 20 लीटर देगा, देखो पीने के लिए तो मिलेगा ही जरूर। अच्छा रहेगा। हाँ। बहरहाल दिल्ली की इस भीषण गर्मी में वाटर एटीएम प्यासे कंठों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब चुनौती इस मॉडल को दिल्ली के हर उस कोने तक ले जाने की है जहां पानी आज भी एक लग्जरी बना हुआ है। शालीमार बाग से शुरू हुई ये पहल अगर कामयाब रहती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली के अन्य इलाकों में भी वाटर स्मार्ट कार्ड लोगों की जेब में होंगे और पानी की लंबी कतारें इतिहास बन जाएंगी।
लोगों का कहना है कि जब कार्ड बन जाएगा तो कहीं न कहीं एक बड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन पीक आवर्स में ये कितना सफल होगा, किस तरह से लोगों को राहत देगा, ये देखना बाकी होगा। कैमरामैन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। गांव में जमीन अधिग्रहण पर किसानों को पहले से ज्यादा यानी 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण इलाकों की कृषि भूमि के अधिग्रहण पर किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। अब तक किसानों को करीब 2 गुना मुआवजा मिलता था, लेकिन सरकार ने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया है, जिससे कुल मुआवजा 4 गुना तक पहुंच जाएगा। हालांकि शहरी क्षेत्रों में मुआवजा पहले की तरह 2 गुना ही रहेगा। इसको सरल भाषा में इसको फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 करना बोलते हैं, जिसके कारण से किसानों को उनकी भूमि का अधिक न्याय संगत और सम्मानजनक प्रतिकर मिलने का, अर्थात इसमें जिस किसी की भूमि का अर्जन होगा उसको उस गाइडलाइन के मुआवजे से ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना दिया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन भी सरलता से 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का सावधानी के साथ स्वागत किया है। उनका कहना है कि 4 गुना मुआवजा एक अच्छा कदम है, लेकिन असली चुनौती इसका सही और समय पर क्रियान्वयन है। वो जो हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत के किसानों को आप 4 गुना देंगे, हमारे सामने ग्वालियर से रेलवे आती है, यूपी होते हुए बाजू वाला खेत जो यूपी में आता है उसको 4 गुना मिल रहा है, एमपी वाला को 2 गुना मिल रहा है। तो ये भेदभाव क्यों? वो लड़ाई हम लड़ रहे थे। फिर भी हम मोहन यादव जी का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस त्रुटि को ठीक करके और मुआवजा 4 गुना किया। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि यह फैसला देर से लिया गया कदम है और जमीनी स्तर पर इसका फायदा किसानों तक पहुंचेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जो कानून 2013 में यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए राहुल गांधी जी की इच्छा शक्ति से पारित हो गया, 4 गुना मुआवजा कांग्रेस शासित राज्यों में मिलता है। उस समय जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो इनने सबसे पहले उस कानून को बदला कि 4 गुना मुआवजा ना दिया जाए। भट्टा परसौल का आंदोलन हुआ, राहुल गांधी जी उस आंदोलन में गए, सरकार पे दबाव बना तो इस कानून में उन्होंने कहा कि साहब राज्य के विवेक पे छोड़ते हैं। शिवराज सिंह जी ने सबसे पहले लपक के 2 गुना किया। कांग्रेस के सारे राज्यों में 4 गुना मिलता है और आज 2013 से 2026 में 13 साल बाद इनकी आंख खुली है कि जो 2013 के कानून को आज जाके ये अपनी गलती मानते हुए 4 गुना मुआवजा कर रहे हो, उसके लिए पीठ थपथपा रहे हो। कुल मिलाकर सरकार का यह फैसला किसानों को राहत देने और विकास परियोजनाओं को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष और किसान संगठनों दोनों ने साफ किया है कि घोषणा से ज्यादा जरूरी है इसका जमीन पर उतरना। मध्य प्रदेश सरकार 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और डॉक्टर मोहन यादव ने सिक्सर मारते हुए जमीन अधिग्रहण नियम में बदलाव किया है। अब गांव में किसानों को अपने जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि जो जमीन से जुड़े विवाद जो सालों से चले आ रहे हैं उनका निराकरण कैसे होता है और कितनी जल्दी होता है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। कनाडा में गैंगस्टर नेटवर्क पर सख्ती के बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी कह रही है। सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां और अब फायरिंग के वायरल वीडियो ने सुरक्षा के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ताजे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पोस्ट किए गए वीडियो और मैसेज ये दिखाते हैं कि गैंगस्टर सिर्फ सक्रिय ही नहीं है बल्कि बेखौफ भी हैं। सवाल ये है, क्या सरकार कड़े कदम उठा रही है या फिर ये कदम
बेअसर साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें, ये वीडियो और AK-47 से होती ताबड़तोड़ फायरिंग खौफ का वो चेहरा दिखा रही है जिसे देखकर हर कोई सन्न है। एक वायरल पोस्ट जिसमें चांदनी बैंकेट हॉल का नाम लेकर खुलेआम धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि अगर कार्यक्रम हुआ तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। पोस्ट में दावा किया गया है कि ये काम किसी आम शख्स का नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों का है, यानी वो गैंग जिनका नाम सुनते ही खौफ अपने आप फैल जाता है। – 2023 में हरप्रीत सिंह निज्जर की हत्या के बाद हालात और बिगड़े। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। कनाडा ने भारत की एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। दूसरी तरफ कनाडा सरकार ने गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। पब्लिक सेफ्टी कनाडा ने कुछ गैंग नेटवर्क्स को अंतर्राष्ट्रीय खतरा मानते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत संपत्तियों को जब्त करना, बैंक खाते फ्रीज करने और नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सख्त कार्रवाई के बावजूद गैंगस्टर सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खुलेआम धमकियां, फायरिंग के वीडियो और डर फैलाने वाले पोस्ट लगातार सामने आ रहे हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी कार्रवाई वाकई नेटवर्क की कमर तोड़ पा रही है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये गैंगस्टर अब भी बेखौफ सक्रिय हैं। धमकियां, जिम्मेदारी लेना और डर का माहौल पैदा करना। जानकार मानते हैं कि गैंगस्टर अब डिजिटल गैंगस्टरिज्म के जरिए लगातार डर का माहौल पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के बावजूद चुनौती इसलिए और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये नेटवर्क कई देशों में फैले हुए हैं। एक देश में सख्ती बढ़ती है तो दूसरा ठिकाना बनाकर ये अपना ऑपरेशन जारी रखते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ स्थानीय कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ ग्लोबल लेवल पर मजबूत समन्वय और साझा रणनीति की जरूरत है। तो क्या कनाडा की सख्ती नाकाफी है या फिर गैंगस्टर नेटवर्क की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है? सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स के वायरल पोस्ट और फायरिंग के वीडियो तो इसी ओर इशारा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के वोट डाले गए। 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन वोटिंग के क्रम में बंगाल का रक्त चरित्र भी दिखा। जमकर तोड़फोड़ हुई, खूब गहमा गहमी दिखी। दूसरे चरण में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल के रण में लोकतंत्र का महापर्व खूनी संघर्ष में बदल गया। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ 90% मतदान हुआ है, तो दूसरी तरफ बूथों पर बारूद की गंध और पत्थरों की बौछार देखी गई। बंगाल का मतदाता अपनी उंगली पर स्याही लगाने के लिए कतारों में डटे रहे, लेकिन उसी स्याही के साथ खून के छींटे भी दिखे। एक महिला मतदाता की मौत के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, लेकिन ये उत्साह अब खौफ की जद में है। शुभेंदु सरकार को दौड़ाकर भीड़ ने हमला किया तो अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। यानी बंगाल के चुनाव में रक्तचरित देखने को मिला। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। सबसे ज्यादा बवाल मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जहां टीएमसी से अलग हुए हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच सीधी जंग छिड़ गई। हालात इतने बिगड़े कि देसी बम तक फेंके गए।
हुमायूं कबीर को घेरकर चोर चोर के नारे लगाए गए, धक्का मुक्की हुई और सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। नौदा से लेकर रेजीनगर तक हर जगह दोनों खेमों में ऐसी रार दिखी कि पुलिस को स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त बल मंगाना पड़ा। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चढ़ेंगे। अरे बाइक में नहीं चढ़ेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नकरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है। मुर्शिदाबाद के बाद बीरभूम का खैराशोल इलाका पूरी तरह से रण क्षेत्र बन गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे वोट टीएमसी को डाल रहे हैं, लेकिन पर्ची बीजेपी के पक्ष में निकल रही है। बस इसी शक ने आग में घी का काम किया। खैराशोल के बूथ नंबर 65 पर ग्रामीणों ने केंद्रीय बलों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। स्थिति इतनी विस्फोटक हुई कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और भीड़ को खदेड़ने के लिए हथियार तक निकालने पड़ गए। ये तो बहुत ये एंटी सोशल है। ये खास कम्युनिटी का गुंडा है। ममता बनर्जी का प्रोटेक्शन में और पुलिस का संरक्षण में एक भद्र के ऊपर चोट लगा। जिस तरीके से कैमरे का सामने उनके ऊपर आक्रमण हुआ, उसको मैं घोर निंदा करता हूं। जनता तो जागरूक हो गया। यहाँ बंगाल में इंडस्ट्री, नौकरी और नारी सुरक्षा एक तो बड़ा मुद्दा है। घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उनका ऊपर जनता का आस्था है। जनता, सनातनी जनता जाग चुका है। सनातनी जनता को पता चल गया है ये उनकी आखिरी चुनाव है। इसका बाद तो हिंदू वोट का जरूरत ही नहीं होगा। मुसलमान वोट से सरकार बन जाएगी। शायद कोई मुसलमान भी मुख्यमंत्री बन सकता है। शाम 5 बजे तक करीब 90% मतदान एक ऐतिहासिक आंकड़ा है, जो साफ करता है कि बंगाल की जनता अपनी बात रखने के लिए बेताब है। लेकिन क्या लोकतंत्र की ये ताकत हिंसा की आड़ में दब जाएगी? चुनाव आयोग की आशंकाएं सच साबित हुईं। बीरभूम और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति के रक्तचरित पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या दूसरे चरण में बंगाल शांति से वोट डाल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को अपने 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री पहले वाराणसी दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री काशीवासियों को करीब 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं। मैं समझती हूँ कि सदैव प्रधानमंत्री के बनने के बाद लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। जिस तरह से वो देश को देखते हैं, उसी तरह से अपने संसदीय क्षेत्र को देखते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम विधेयक गिरने के बाद महिलाओं के अंदर एक बहुत गुस्सा है विपक्ष के प्रति। महिलाओं के मन में एक बहुत नाराजगी भरी हुई है और उनको ये पता है कि हमारा सम्मान श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए सारी महिलाएं इकट्ठा होकर के मोदी जी का अभिनंदन करेंगी, उनको धन्यवाद देंगी। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि मैं अधिकार दे करके ही दम लूंगा। ये शक्ति प्रदर्शन हम नहीं कर रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये महिलाओं का एक विश्वास है मोदी जी के प्रति कि हम अपनी बात को मोदी जी से ही कहेंगे, मोदी जी ही हमारी बात को सुन सकते हैं। क्योंकि आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने, किसी भी दल ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले। अब ये बिल लाने के लिए जो बिल गिरा दिया विपक्ष ने, तो उनको ये महसूस कराने कि आप लोग भी, हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं और डट कर हम आपके साथ पीछे खड़े हैं। और महिलाओं के बीच में इतना उत्साह है, वो चाहते हैं कि विपक्षी कोई सामने आ जाए तो उनको ये बताएं आप लोग क्यों बिल पास नहीं करना चाहते हैं, क्यों महिलाएं काम नहीं कर सकती। हर क्षेत्र में महिला जब आगे है, जो ये फाइटर फाइट भी उड़ा सकती है, तो ये सरकार नहीं चला सकती। जो घर चला सकती है वो सरकार भी चला सकती है। उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है कि आप लोग क्यों नहीं देना चाहते या कुछ अपने परिवार वालों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते नहीं कि और महिलाएं आ जाएगी तो उनके परिवार वालों को भी चिंता करनी पड़ेगी महिलाओं। 28 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और हमारी मौजूदगी है
उसी जनसभा स्थल में, जो कि बरेका का ग्राउंड है। इस स्थान पर प्रधानमंत्री 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे और कुछ महिलाओं से एकांतवास मुलाकात भी पीएम का प्रस्तावित है। बता दें कि 2 दिवसीय दौरा है, जहां प्रधानमंत्री काशी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री द्वारा काशी वासियों को लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इसी स्थान से प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ की सौगात देंगे काशी वासियों को, जिसका सीधा जो फायदा है वो पूर्वांचल में हर जनपद ले पाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम भी इसी बरेका ग्राउंड के वीआईपी गेस्ट हाउस में करेंगे और अगले दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ये तैयारियां आप देख सकते हैं जोरों पर शुरू कर दी गई हैं। इसी ग्राउंड को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। यहाँ सामने स्टेज लगेगा, जिस स्टेज से प्रधानमंत्री अपने काशी की महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल तैयारियां जोरों पर है और काशीवासी काफी उत्साहित हैं और तैयार हैं अपने सांसद के स्वागत के लिए। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।